जो मेरा थर्ड ईयर वाला गेट था वो मैंने जस्ट फॉर कि मैं सीख रही हूँ चीजें कि वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है एंड ऑल। और उसके बाद मैंने अपनी जो प्रॉपर प्रिपरेशन थी वो मैंने अपने थर्ड ईयर में शुरू की थी। सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट के लिए कॉमन होते हैं और जो सब्जेक्ट्स हमारे जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनको मैंने पहले पढ़ा था। क्योंकि जब मेरे कॉलेज के एग्जाम होंगे तभी भी मैं उनको अच्छे से मैं वहाँ पे परफॉर्म कर दूँ तो मेरे सीजीपीए भी मेंटेन हो जाएंगे, और साथ में अगर प्लेसमेंट के लिए मैं चाहती हूँ तो तभी भी। क्योंकि मैंने वो वाले सब्जेक्ट्स किए थे जो मेरे प्लेसमेंट के लिए भी कॉमन थे। तो वो ऑर्डर था मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीपीएमएस। Hi everyone, welcome to the channel. Guys, today we have Astha with us. आस्था मेरी क्लासमेट है, कॉलेज के दौरान मेरी क्लासमेट थी और उसने रिसेंटली कॉलकम में 36.4 एलपीए की जॉब क्रैक की है और वो अभी वो एनआईटी सूरतकल से एमटेक कर रही है और फाइनल ईयर में एमटेक के। तो आस्था की जो रैंक थी गेट में 1024 थी और इसी रैंक पे उसे एनआईटी सूरतकल मिला था। तो आज हम आस्था से गेट जर्नी से 36.4 एलपीए तक की जर्नी के बारे में जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग सोचते हैं कि एनआईटी से प्लेसमेंट नहीं लगते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। सो वेलकम आस्था। थैंक यू। सो जो आज का अपना वीडियो है, जो एजेंडा है वीडियो का, मैंने जो बना के रखा है एजेंडा, वो है कि सबसे पहले अपन गेट की जर्नी के बारे में जानेंगे। उसके अलावा गेट से जो एमटेक करते हैं, जो बंदे करते हैं, तो एमटेक में क्या क्या पढ़ना चाहिए, प्लेसमेंट में क्या गेट का रोल होता है, सारी चीज जानेंगे इन डेप्थ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा कि गेट की पढ़ाई तुमने कब स्टार्ट की थी? मैंने सेकेंड ईयर में सिर्फ सीओए पढ़ा था विश्वदीप सर का, जो मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की थी तब मैंने सिर्फ सीओए पढ़ा था और डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था। और उसके बाद में वही था कि मेरे को तो मेरे सब्जेक्ट्स खत्म नहीं हुए थे, तो मैंने फिर ऐसे ही जो मेरा थर्ड ईयर वाला गेट था वो मैंने जस्ट फॉर कि मैं सीख रही हूँ चीजें कि वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है एंड ऑल। और उसके बाद मैंने अपनी जो प्रॉपर प्रिपरेशन थी वो मैंने अपने थर्ड ईयर में शुरू की थी। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट्स कैसे किस ऑर्डर में किए थे मैं वो बताती हूँ। कि जो जो सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट के लिए कॉमन होते हैं और जो सब्जेक्ट्स हमारे जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनको मैंने पहले पढ़ा था। क्योंकि जब मेरे कॉलेज के एग्जाम होंगे तभी भी मैं उनको अच्छे से मैं वहाँ पे परफॉर्म कर दूँ तो मेरे सीजीपीए भी मेंटेन हो जाएंगे, और साथ में अगर प्लेसमेंट के लिए मैं चाहती हूँ तो तभी भी। क्योंकि हम ये चीज श्योर नहीं है ना कि हमारे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी रैंक आ ही जाएगी, शायद वो दिन हमारा सही नहीं हो। तो इस वजह से एक बैकअप प्लान भी जरूरी होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने वही चीज सोची थी और इस वजह से मैंने पहले वो वाले सब्जेक्ट्स किए थे जो मेरे प्लेसमेंट के लिए भी कॉमन थे। तो वो ऑर्डर था मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीपीएमएस। ये हाँ, ये वाले सब्जेक्ट्स पहले कवर किए थे। और उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स और एप्टी वैसे मैंने ज्यादा नहीं किया था। इस ऑर्डर में मैंने अपने सब्जेक्ट्स किए थे। और मैंने अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लिया था और मैं लाइव क्लासेस अटेंड करती थी वहाँ पे। ओके। सो अनअकैडमी से पढ़ा तुमने और ऑर्डर ऐसा मेंटेन किया, ऐसा भी मेंटेन करके रखते हैं ना ऑर्डर अपन की। जैसे मैंने ऑर्डर किया रखा था कि जो सब्जेक्ट सेमेस्टर में होते हैं वो पढ़ रहे थे, ऐसा भी किया था, है ना? हाँ, मैं करती थी वो चीजें साथ में। तो पहले यही कि जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट जैसे तो डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सी प्रोग्रामिंग मैंने बाद में किया था। क्योंकि तब जब हमने स्टार्ट की थी तब सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में निकल गया था, तो वो चीज मैंने बाद में कर ली थी। और उसके बाद जैसे टीओसी आया था, टीओसी और फिर कंपाइलर डिजाइन, तो उनको मैं साथ में लेके चली गई थी। डीबीएमएस बाद में आया था लेकिन उसको मैं कवर पहले कर चुकी थी। तो थोड़ा मैनेज करके कि साथ में थोड़ा चीजें मतलब हमको जिस वे में इजी लगे उस तरीके से मैंने अपने सब्जेक्ट्स किए थे। ओके। और डेटा स्ट्रक्चर और टीओसी और सीडी तो हमने एक ही टीचर से किया है। 12 साल से हुआ था। ओके। टीओसी शायद गॉड ऑफ सीएसई, वी कैन से दैट, रेड्डी सर। हाँ, उनसे उनसे किया था आपने एल्गोरिथम। एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम्स और कंपाइलर डिजाइन सुब्बाराव सर से पढ़ा था। और टीओसी मुझे याद नहीं आ रहा वो सर वेंकट का राव। नाम। वेंकट राव सर से पढ़ा था। और डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और विश्वदीप सर, तो मैं तो इनके लिए बोलूंगी विश्वदीप सर से ही पढ़ो, इसके अलावा तो और सीओए, कोई सीओए, मतलब बेस्ट है सीओए। बस वो। अगर वो पढ़ लिया तो फिर तो मार्क्स आ जाएंगे बहुत अच्छे से, एकदम 40 तक पूरे तो हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सीओए। वो चीज बहुत ज्यादा इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। वो अपन जानेंगे आगे। ठीक है। सो तो कोचिंग मतलब अन अकेडमी लिया था, ओके। सो कोई बुक भी फॉलो किया था मतलब थ्योरी पढ़ने के लिए या पीवाईक्यूज के लिए कुछ फॉलो किया था ऐसा?
नहीं, मैंने सब्जेक्ट जो सर के नोट्स थे उन्हीं को फॉलो किया था, और बुक्स तो मैंने कोई फॉलो नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा था वही सफिशिएंट होता है। और बुक्स में हम पढ़ने जाएंगे तो हम कभी कभी शायद ये भी हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि टीचर्स की पढ़ाने की टेक्निक जो होती है, शायद हमने जिस तरीके से समझा बुक में किसी और तरीके से लिखा हो, तो उसमें हम शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेटर है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी को हम अच्छे से पढ़ें और उन्हीं को अच्छे से समझे। तो अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो हम क्वेश्चंस भी अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने किसी अलग से बुक को तो फॉलो नहीं किया था, बस मैंने पीवाईक्यूज के लिए बस वो जो मेड इजी की बुक थी मेडिसिन। पीवाईक्यूज की, 25 कुछ प्रीवियस ईयर थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बस मैंने उससे पीवाईक्यूज लगाए थे। ओके, सो यू आर सेइंग दैट कि वीडियो लेक्चर्स आर सफिशिएंट, राइट? अगर अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो वीडियो लेक्चर्स हाँ। आर सफिशिएंट। सेम मैंने भी किया था, पीवाईक्यूज की मेडिसी की बुक ली थी। ओके, सो हाँ। जो लोग फर्स्ट ईयर में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए ये नोट कर सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में हो वो आप गेट हाँ। करते जाओ साथ साथ। तो आपको अलग से कभी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ओके। वो वही चीज है, साथ में पैरेलली करते जाओ तो तुम्हारे सेमेस्टर भी मेंटेन हो जाएगा, तुम्हारा गेट भी मेंटेन हो जाएगा, दोनों चीजें। ओके, सो फाइनल सिलेबस कब फिनिश हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या सिलेबस सिलेबस कंप्लीट हुआ था? पहले क्वेश्चन तो ये, क्या सिलेबस कंप्लीट करके गए थे पूरे? मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ठीक से नहीं पढ़ा था, वो मैंने सिर्फ ऐसे ही थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ली थी उसकी, बेसिक जो चीजें होती है, और वो मुझे सर का नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मैंने उसके दैनिक जैन। लेक्चर्स तो कभी दैनिक अटेंड नहीं जैन। किए थे। हाँ, सैनिक जैन सर के सिर्फ मैंने नोट्स पढ़े थे उनके, और वो भी पूरा नहीं पढ़ा था, बस ऐसे इजी इजी कि अगर कुछ इजी क्वेश्चन आता है तो मैं वहां पे मार्क्स लूज ना करूँ, क्योंकि वहां पे सारे बच्चे मार्क्स लेंगे और अगर मैं लूज कर देती हूँ तो मैं नीचे जाऊंगी, इस वजह से मैंने बेसिक चीजें पढ़ ली थी। और एक दूसरी चीज, मैंने एप्टी ठीक से नहीं पढ़ा था, जो मैंने अभी पढ़ा है वो पहले कभी एप्टी भी मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये दो चीजें थी जो मेरी ठीक से नहीं हुई थी, बाकी तो मैंने सारे सब्जेक्ट अच्छे से ही पढ़ के गई थी। और सीओए, उसमें मेरे को वो अच्छे से पढ़ा तो था, पर मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि मैंने उसको सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो हाँ। सीओए, सीओए तो गोडी सर एकदम याद करा देते हैं, उस तो कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ, होती वो है। सीओए और पर ओएस तो रिवाइज करने। ब्लाइंडली फॉलो कर हाँ। लो अगर मतलब पढ़ना है तो, सच में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रैक्टिस और रिवीजन कब स्टार्ट किया था? मतलब मेन रिवीजन जो होता है पीरियोडिक, कैसे करते थे? उसी टाइम पे करते थे जब कोर्स करते थे, या किसी मतलब मंथ में स्टार्ट किया था रिवीजन? तो उसके लिए मैं ये करती थी कि जैसे सपोज मैंने कुछ ऐसे शेड्यूल बना के रखा था कि अगर मैंने ये वीक में इस सब्जेक्ट का रिवीजन करा है तो नेक्स्ट वीक में मैं इसका ले लूंगी, उसका ले लूंगी, इस तरीके से कुछ ऑर्डर मेंटेन करके किया था। और ताकि अगर हम बहुत लंबा सा गैप दे देते हैं तो फिर उससे यही प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी लिखी हुई चीजें हमको समझ नहीं आएगी, जो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो चीज अगर हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ी है और फिर हमने बहुत लंबा सा गैप दे दिया, तो फिर उसका जितने इफिशिएंसी हमने उसमें दी थी वो हमको बाद में उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो एक चीज वो है कि सब्जेक्ट, एक चीज जो मैंने फेस की थी, जैसे मैंने सीओए का ही बताया, तो मैंने रिवीजन की वजह से मैं शायद उसमें मार्क्स लूज की हूँ, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ते जा रही थी, मैं उनके क्विज टेस्ट वगैरह देते जा रही थी और उनके रिवीजन भी साथ में करते जा रही थी। और रही बात उसकी, तो मैंने अपना सोचा था कि मैं अक्टूबर तक तो सारी चीजें खत्म कर दूं और उसके बाद में अपने टेस्ट वगैरह स्टार्ट करूं अक्टूबर नवंबर तक। तो क्योंकि इसके बाद तो हमारे दिसंबर और जनवरी बचता है, फर्स्ट वीक में तो इस एग्जाम था। तो भाई ये 2 महीने मैंने अपने मॉक टेस्ट और रिवीजन वगैरह इनको दिए थे। ओके, सो ऐसा मतलब जैसे आपने एक चीज बताई कि जो रिवीजन का गैप होता है, तो एक एग्जांपल लेके समझाते थे शायद गोठी सर या रेड्डी सर कि तुम्हारा कंटेंट अगर हार्ड डिस्क में चला गया तो एक्सेस टाइम ज्यादा होता है, राइट? तो कंटेंट हम्म। तुम्हारा हमेशा मेन मेमोरी में होना चाहिए, है ना? और जब एग्जाम में जाओ तब कैश मेमोरी में होना चाहिए, लाइक दैट। एक एग्जांपल हाँ। कोई टीचर तो समझाते थे, है ना, मुझे याद नहीं है, बट वो बात सही है कि आपको रिवीजन करते रहना ताकि कंटेंट आपका मेन मेमोरी में ही रहे, है ना? हार्ड डिस्क में गया तो वहां से लाने में टाइम ज्यादा लगता है। ओके, सो दैट वाज द ऑल अबाउट द गेट एग्जाम। नाउ सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट की वजह से कोई प्लेसमेंट लगा कॉलेज में? टीयर 3 कॉलेज था अपना, ठीक है, वहां पे प्लेसमेंट आई थिंक लगा था इन्फोसिस में, 6.5 हाँ। एलपी। हाँ। ओके, तो हाँ, गेट के देखो सब्जेक्ट वो। से हेल्प मिली थी कुछ प्लेसमेंट में? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने वही प्लान किया था कि वही एक चीज जो मैंने पहले भी बोली है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पता चीजें कुछ भी हो सकती है इन फ्यूचर, तो एक हमको बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। तो मैं यही कर रही थी कि अपने सब्जेक्ट्स उस ऑर्डर में कर रही थी, जी। वो सब्जेक्ट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। इवन सारे सब्जेक्ट्स मेरे, जब डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका था, एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका था, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू में यही सारी चीजें पूछी, और मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें गेट के नोट से पढ़ रही थी, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वो इस चीज से बहुत खुश हुई थे। तो हाँ, वो सब्जेक्ट्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की।
यस। और जो लोग नहीं जानते हैं, फिर से मैं बता दूं कि मैं भी 7 लाख का प्लेसमेंट फोड़ा था टी सेट डिजिटल। गेट की वजह से ही हुआ था ये। और गेट बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब कोर सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जस्ट यू नीड टू डू जस्ट कोडिंग। कोडिंग में सिंटेक्स सीखना है। आप एल्गोरिथम पढ़ लेते हो, डेटा स्ट्रक्चर तो सीख ही लेते हो चीजें। आप किसी लैंग्वेज का सिंटेक्स सीख के 10-15 दिन में एटलीस्ट 5-6 लाख का प्लेसमेंट तो निकाल सकते हो। दैट इज अ बैकअप प्लान। ओके, सो लोगों का 6.5 बैकअप होता है। ओके, आज पता चला। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू गॉट 1024 रैंक। जब मॉक टेस्ट दे रहे थे, कितना लग रहा था क्या रैंक आ जाएगी? तब तो बिल्कुल बहुत गंदे मार्क्स आ रहे थे मेरे। हम सब लोग साथ में ही प्रिपेयर कर रहे थे। सबके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, इवन मेरे सब्जेक्ट्स भी तब खत्म नहीं होते और सब लोगों के सब्जेक्ट्स खत्म हो गए थे। जब मैं वो जो लीडर बोर्ड होता था उसमें मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम सब लोग जितने भी थे तुम सब लोगों की अच्छी रैंक आ रही थी। तो मैं डिमोटिवेट भी काफी होती थी कि इन सबके तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन मेरा क्या होगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी। लेकिन ठीक है, बाद में तब तो मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी। लेकिन वो है कि मैंने अपने काम में कंसिस्टेंसी रखी जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। तो वो चीजें मैं कंटिन्यू बस काम करती गई पढ़ती गई, जहाँ पे गलत हो रही चीजें मैं उनको सॉल्व करती गई। इसीलिए मिस्टेक्स जो मैं बहुत करती थी और वो सभी के साथ होती है स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ उसको मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। क्वेश्चंस को फोकस के साथ पढ़ना, जल्दी से कॉन्सेप्ट्स पे स्विच करना। ये क्योंकि गेट हम जब टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। तो हम्म। वो चीजें हमको एक दूसरे से वहीं के वहीं रिलेट करना होता है। लेकिन जब हम सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो तब थोड़ा हमको स्विच करना होता है कि कुछ अच्छा करना ये होता है। सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, राइट। इसके कॉन्सेप्ट क्या थे। तो वो चीजें एक मैं थोड़ा धीरे वो मैपिंग हो पा रही थी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के साथ वो चीजें हो गई सही। और पहले तो नहीं लगा था मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन ठीक है एट द एंड अच्छा रहा, रिजल्ट ठीक तो रहा। अपने टाइम पे क्या था, पेपर थोड़ा सा इजी आ गया था, उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत हाँ ज्यादा हुई थी। एक्चुअली हाँ हाँ। एक्चुअली देयर वाज अ गाय गाइस, कुशाग्र जैन। उसकी वजह से हमने गेट स्टार्ट किया था और उसकी टॉप 10 में रैंक आती थी। तो उसने भी बहुत सारी सिली मिस्टेक की थी वो, मतलब उसने थर्ड ईयर में गेट फोड़ दिया था, उसकी 230 रैंक आ गई थी। उसके साथ भी पॉडकास्ट लेंगे, ठीक है, बहुत जल्द। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो गेट जर्नी में होता है, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में लोग गिव अप कर देते हैं। हम लोग भी ऐसे, हम्म। हम लोगों के साथ भी ऐसा था कि कुछ लग रहा था कुछ याद ही नहीं है। सो मतलब मोटिवेटेड कैसे रखा अपने आप को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मोटिवेट रखने के लिए तो बस जो तो सब लोग जैसे सभी लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स थे जो साथ में मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे और दूसरे भी फ्रेंड्स थे जो वही था कि मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मैं उन लोगों से पूछती थी कि मतलब क्वेश्चंस भी डिस्कस करती थी कि अच्छा मैंने ये कर दिया ठीक, मैंने ये सोचा था, तुम लोगों ने क्या सोचा था। मैं सॉल्यूशन भी डिस्कस करती थी उन लोगों के साथ। और मैं पूछती भी थी कि तुम लोग इतना कम टाइम कैसे मैं सॉल्व कर रहे हो, मुझे क्यों टाइम लग रहा है, साथ में तुम लोग अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रख रहे हो। तो ये सारी चीजें, और वही वो लोग मुझे मोटिवेट भी करते थे, मुझे हेल्प भी करते थे कि तू अगर ऐसा कर रही है तो ये गलत है, इसको ऐसे कर तो चीजें सही होगी। सारी चीजों में हेल्प कर रहे थे लोग। और मैं उनसे अपनी बस प्रॉब्लम बता रही थी, सॉल्यूशन मिल रहा था, वो लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे, हो जाएगा कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी आफ्टर लगा अपने काम आफ्टर को। ऑल दी मॉक टेस्ट हमने मतलब डिस्कस किया है, या तो अपने फ्लैट पे करते थे डिस्कशन, या तो कॉल पे करते थे, है ना। सो मतलब डिस्कशन करते थे 1 घंटे की, तूने ऐसे कैसा सोचा, है ना, राइट, दैट इज राइट पॉइंट। और वो कई बार बहुत तो इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि तुमने कहाँ पे मिस्टेक की है, तो यस। नेक्स्ट टाइम तुम उसको ध्यान रखोगे चीजों को, और जो जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ऐसा रहता है ना कि टेस्ट में मार्क्स कंटेंट की वजह से नहीं आते, दो चीजें होती है, या तो आपका रिवीजन नहीं है या आपने सिली मिस्टेक की है। ठीक है, आपको पढ़ते टाइम समझ में आ जाएगा, गेट सीएससी इज नॉट टफ, आप जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उसको मेंटेन कब तक, कितना रखते हो दिमाग में, कब तक, है ना, कंटेंट को स्टोर करके रखते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक, जो अपने साथ बहुत होती थी, राइट। बहुत ज्यादा होती थी बहुत भाई, ज्यादा उसी होती की थी। वजह से बहुत जल्दी बहुत मार्क्स लूज करते थे। और एक वही लैक ऑफ रिवीजन जो मेरा प्रॉब्लम था। तो ये चीजें Yes. बहुत इंपॉर्टेंट होती जैसे कुशाग्र की जो रैंक थी अनअकैडमी में, हमेशा हमेशा उसकी टॉप 10 टॉप 20 में आती थी। मेरी भी है। टॉप 50 में आ जाती थी, आ जाती थी। बट वही है कि गेट मैं एग्जाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बट आप अगर उस चीज को अवॉइड कर लेते हो तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो रैंक। ओके, सो फाइनली यू गॉट 1024 रैंक। ओके, दैट इज 2 पावर 10, यू कैन से लाइक दैट। हाँ, एंड उसकी वजह से तुम्हें जो मिला एनआईटी सूरत। ठीक है, मुझे पता है मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि तुम खुश नहीं थी उससे, क्योंकि मेहनत कर रखा था अपन ने। मैं भी 983 रैंक में खुश नहीं था, क्योंकि बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने। ओके, सो नाउ
एनआईटी सूरत कल मिलने के बाद माइंड में क्या चीज थी, क्या करना है अभी, मतलब अगले साल गेट देना है या प्लेसमेंट फोड़ना है? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? मैंने ड्रॉप लेने का तो नहीं सोचा था, फिर से ड्रॉप लेने का या फिर से गेट देने का। मैंने बस यही सोचा था कि मैं जहाँ पे भी हूँ मुझे बस बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्लेसमेंट के लिए। ऐसा नहीं है एनआईटी से प्लेसमेंट नहीं होते, वो तुम्हारी पूरी स्किल्स के ऊपर, तुमने कैसे उस टाइम पे प्रिपेयर करा है, तुम अपने ऊपर क्या क्या काम कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है। कॉलेज मैटर नहीं करता ऐसा, क्योंकि कॉलेज तुमको एक अपॉर्चुनिटी देगा। अगर तुम आईटीज में भी चले गए और तुमने अपने आप पे काम नहीं किया तो फिर वहां पे भी कोई सेंस नहीं बचता है। तो मैं एनआईटी में थी, मेरे सारे दोस्त दूसरे जो भी सारे दोस्त थे वो सारे आईटीज में थे और सारे टॉप 7 आईटीज में है। नो नो नो। तो एक टाइम पे आई वॉज एक नॉट टाइम पे देयर। हाँ, यू आर नॉट देयर, इट्स ओके। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एनआईटी में और सारे लोग आईआईटी में, क्योंकि अप्रोक्स हम लोग 15 लोग थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे और सब लोग आईआईटी चले गए थे, टॉप 7 वो भी। अभी तो फिर अभी जो मैंने, टॉप 7 आईआईटी है, हर आईआईटी में अपने बैच का एक बच्चा है। हाँ है। तो फिर मैंने ये सोचा था कि अब मैं एनआईटी में हूँ, पर मैं वही था कि मैं जहां भी हूँ मुझे बस अच्छे से काम करना है। तो यही था। मुझे रिग्रेट नहीं हुआ था, मैं बस ये सोच रही क्योंकि मैं बस ये सोच रही थी काम करना है। ओके, सो योर टारगेट बट प्लेसमेंट, राइट? दैट यू गॉट ऑलरेडी। सो नाउ आई विल टॉक कि डीएसए प्रैक्टिस कितना किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डीएसए ही होता है ना प्लेसमेंट में। हाँ। तो कॉलेज टाइम पे डीएसए किया था या वहां जाके डायरेक्टली डीएसए किया, क्या स्ट्रेटजी कैसे अपनाई? जब मैं बीटेक में थी तब तो मैंने इतनी ज्यादा कोडिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं तब भाई गेट का पढ़ रही थी तो इतना ज्यादा कोडिंग नहीं की थी। लेकिन हाँ, तब तब मेरे सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो चुके थे क्योंकि मैं गेट की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम मिला था एमटेक ज्वाइन करने से पहले, तब मैंने डेटा ज्वाइन किया था स्ट्राइवर A to Z 450 क्वेश्चन वाली जो सीट है, यस यस। वो मैंने स्टार्ट की थी। उसके मैंने कुछ एरेस्ट, एरेल इंग्लिश थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर किए थे जो बेसिक टॉपिक है। लेकिन उसके बाद छूट गया था। लेकिन जब मैंने आई यहाँ पे एमटेक में, तो वो फर्स्ट ईयर बहुत हेक्टिक होता है, हमको सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स और लैब, और दूसरी बात तो ये होती है कि यहाँ पे हर डे का इवेल्युएशन होता है, हमको लैब में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होता है क्योंकि वो हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट करता है। तो हर डे का इवेल्युएशन होता है, इस वजह से मैं ज्यादा अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी इन चीजों पे, और मतलब प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट्स थे मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो जब वो मुझे वो भी काफी हेल्प किया, और जो मेरे उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स थे वो मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और मैंने ये सोचा था कि मैं अपना रेज्यूमे यहाँ से बना लूंगी और जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा तब मैं अपनी कोडिंग कर लूंगी। ऐसा नहीं है कोडिंग करने से चीजें हो जाती है, वो तुम्हारे रेज्यूमे को भी देखेंगे, तुमने क्या क्या काम किया है, किस तरीके का काम किया है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कैसा था उसमें। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ओके, सो सो क्वालकॉम की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले तो डीएसए राउंड हुआ हुआ, दैट यू क्रैक्ड? नहीं, क्वालकॉम में डीएसए राउंड नहीं होता है, उसमें कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्वालकॉम में। क्वालकॉम में ऐसा था कि 20 क्वेश्चन थे, 3 सेक्शन होते हैं उसमें। सबसे फर्स्ट 30 30 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, 30 मिनट, जिसमें +1 था और -0.25 था। ओके। उसमें फिर सेकंड सेक्शन था, जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें एप्टी था। सेकंड सेक्शन था उसमें भी वही था, 20 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, +1 -0.25, तीनों सेक्शन में यही चीजें थी। और उसमें हमको सी प्रोग्रामिंग पूछा था, और सी प्रोग्रामिंग वो बहुत डेप्थ में पूछते हैं, लाइक पॉइंटर्स वगैरह के साथ पूरा एकदम एड्रेस वगैरह खेलना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आई उसमें। विल टेक अ मोमेंट। सी प्रोग्रामिंग की इसने इसलिए क्रैक कर ली क्योंकि इसने गेट कर रखा है। और ये गेट में सी प्रोग्रामिंग मतलब अगर सुब्बा सर से पढ़े हो तो पॉइंटर तो बोल नहीं सकते, पॉइंटर की क्वेश्चन मतलब सी प्रोग्रामिंग के तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बस। तो मतलब पॉइंट ये है कि गेट विल हेल्प, गेट से तुम्हारी प्लेसमेंट में हेल्प होगी। इवन यू विल नॉट गेट अ गुड रैंक ना, अगर आप ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हैं तो आपको रैंक मिलेगी, मतलब सॉरी आपको मतलब प्लेसमेंट मिलने में हेल्प मिलेगी। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, थर्ड सेक्शन वी आर टॉकिंग। और जो थर्ड सेक्शन में था उसमें उन्होंने सीएस फंडामेंटल पूछा था, जिसमें उप्स था। उप्स ज्यादा नहीं पूछा था उन लोगों ने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा था। ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, जो मेरे गेट के सब्जेक्ट्स थे, तो मुझे रिवीजन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इवन, क्योंकि मैंने वहां चीजें बहुत अच्छे से पढ़ रखी। तो मैं, ऐसा था कि कुछ 2 2 3 3 घंटे में मैं चीजें खत्म कर दी थी। तो यहाँ पे मेरा टाइम से हुआ था क्योंकि उधर चीजें मैंने अच्छे से पढ़ी थी। हाँ, तो 3 सेक्शन ये वाले थे उनके, और ये हमारा ओए राउंड था। और हाँ, उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुए थे कुछ लोग, उसके बाद उनके 3 इंटरव्यू हुए थे, जिसमें 2 टेक्निकल इंटरव्यू थे और एक एचआर था।
और जो मेरा फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू था वो अप्रोक्स 45 to 50 मिनट्स का था, जिसमें उन लोगों ने मुझसे एक ही डीए से क्वेश्चन पूछा था। और दूसरी चीज, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ में गए थे वो लोग। मेरे दो प्रोजेक्ट्स थे, एक नेटवर्क पे था और एक मेरा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे था, डीप लर्निंग का। उन दोनों पे उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में डिस्कस किया। और मेरा एक सब्जेक्ट लिखा था उसमें, कोर्स वर्क में, इमेज प्रोसेसिंग, उस पर उन्होंने बहुत डिस्कस किया था। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड था। आई और विल उसके टेक अ बाद मोमेंट, आई विल टेक अ मोमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है एमटेक के हैं या बीटेक के? ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे एमटेक के हैं। ओके, बीटेक का बीटेक तो का याद भी नहीं होगा, बीटेक का तो याद भी नहीं होगा। बीटेक का याद नहीं है। वही मैंने बोला कि मैंने यही सोचा था कि मैं प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से यहाँ पे करूंगी जो मेरे को रिज्यूमे बनाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर मैं कोर्स वर्क को भी ऐसे ही फालतू में निकाल देती हूँ और उस टाइम पे भी मैं अपनी कोडिंग भी नहीं करती, तो वो पूरा मेरा वेस्ट था। और मेरे पास सिर्फ एक ही साल था अपने आप को प्रूव करने का। तो वही था कि मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से किए उस एक साल में। बीच में जब मुझे गैप मिलता है थोड़ा सा, तो तब मैंने अपनी कोडिंग की थी। ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू इन सेकेंड राउंड? मतलब इंटरव्यू पहले राउंड में बता दिया प्रोजेक्ट, उसके बाद एक और टेक्निकल हुआ, उसमें क्या पूछा था? टेक्निक उसमें भी सब, एक्चुअली क्वालकॉम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस करता है। उनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए प्रोजेक्ट के, वो बहुत बहुत क्वेश्चन करते हैं उस पे। तो उसमें भी उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट के फर्स्ट, पहले तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, फिर डीप लर्निंग में उन्होंने मेरे से बहुत सारे लॉस फंक्शन वगैरह पूछे थे। जो भी लॉस फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, ये सारी चीजें उन्होंने मेरे को पूछी थी। उसमें भी मेरे को इमेज प्रोसेसिंग भी बहुत ज्यादा वो लोग गए थे। इवन मैंने यही सोचा था कि जनरली सीएस फंडामेंटल वो लोग पूछेंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत इमेज प्रोसेस जो मैंने रिवाइज नहीं किया था, पर हाँ ये मेरा सब्जेक्ट था, ये भी सब्जेक्ट था मेरा, यहीं पे था एमटेक में। तो वो उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। मैंने उसको कितने 6 महीने हो चुके थे मैंने उसको रिवाइज किए बिना। लेकिन मैंने इंटरव्यू में उनको सारे आंसर किए, क्योंकि तब मैंने चीजें अच्छे से पढ़ रखी थी। और फिर एचआर राउंड पे उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, जो हाँ, एचआर क्वेश्चंस। ओके। सो कम्युनिकेशन तो इंग्लिश में हुआ होगा पूरा, राइट? हाँ, वो पूरा इंग्लिश में था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, नाउ यू गॉट 36.4 एलपीए, सो अप्रॉक्स कितना आएगा? 1.5 एलपीए, 1.5 लैक्स पर मंथ। ओके, आफ्टर टैक्स 1.2 लैक्स। ओके, सो इतनी अच्छी जॉब मिलने के बाद, अब अगर कोई बच्चा अगर अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या कि इस साल गेट दे रहा है, व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव? दैट इज द लास्ट मैसेज फॉर दैट पॉडकास्ट। मैं टिप्स, ये जस्ट बोलूंगी टिप्स, कि टिप्स फॉर द गेट एस्पिरेंट्स। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट सेमेस्टर पहले तो थोड़ा, क्योंकि हम लोग मेंस वगैरह, जेई मेंस वगैरह अगर कुछ लोग दे के आ रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे, या तो हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं, क्योंकि तब हम कॉलेज में होते हैं। स्कूल तक की चीजें डिफरेंट होती है, कॉलेज की चीजें डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट ईयर मेरे हिसाब से खुद को समझना चाहिए चीजों को, वहाँ की कि कॉलेज में कैसे चीजें काम करती है, हमारा टाइम कैसे मैनेज करना है। ये चीजें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो यस, चीजें हमको बाद में बहुत हेल्प करती है। तो जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, जैसे एक मैंने सी प्रोग्रामिंग ही बताया, जो सबको आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। तो अगर ऐसा एक सब्जेक्ट भी, अगर हम पूरे साल में एक सब्जेक्ट भी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, दैट्स फाइन। ठीक है, तुम लोग अगर इतना भी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि तुमको किस तरीके से कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ना है चीजें को। और उसके बाद सेकेंड ईयर से मैं चाहूंगी कि थर्ड ईयर में तुम लोगों ने मतलब गेट क्रैक कर लेना चाहिए। तो सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर तुम इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर तुमको पता चलता है कि तुमने कहाँ पे चीजें लैग की है, तो तुम उसको, एक और चांस होगा तुम्हारे पास, तुम उसको इम्प्रूव कर सको, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम एक ड्रॉप लो। बेटर होगा कि तुम वहीं पे चीजें कवर कर लो। तो फिर मैं बोलूंगी कि सेकंड ईयर से गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। पैरेलली तुमको तुम्हारे कॉलेज में लाइक सब्जेक्ट्स भी, वहाँ पे भी लाइक 70% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। तो ट्राई करो कि वीक में तुम 2 से 3 क्लास अटेंड करो, तो वो तुम्हारी हो जाएगी अटेम्प्ट। तो वही सब्जेक्ट्स को सेकेंड ईयर से पूरा ट्राई करना कि खत्म कर दो। और ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तभी गेट क्लियर होगा, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक ये चीज थी जो मैंने ऑब्जर्व की थी अपनी गेट प्रिपरेशन के थ्रू। तो हाँ, सब्जेक्ट फिनिश करो, और अगर नहीं हो पाता है तो ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर में ही खत्म करनी है तुम लोग वो चीज। लेकिन हाँ, मैं बोलूंगी सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो यस। और फिर उसको बस खत्म करो। एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोग ऐसा समझते हैं ना कि गेट से मतलब आप हट जाते हो कोडिंग वगैरह से। ऐसा नहीं है, मतलब हम लोगों को भी यही लगता था कि गेट मीन्स एमटेक, यही लगता था। बट नाउ जब तुमने प्लेसमेंट क्रैक किया और मैं जब लोगों को देखता हूँ गेट कितना हेल्पफुल है। गेट नंबर वन तो हेल्पफुल है तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में, ऊपर से तुम्हारे कॉलेज के प्लेसमेंट में, ऊपर से एमटेक के प्लेसमेंट में भी काम आ रहा है।
सो गेट इज नॉट लाइक दैट कि एक बर्डन बना के कि फिर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, तुम अपने कॉलेज के सब्जेक्ट साथ साथ में करते जाओ। नाउ डेज यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट है ना, वहां से भी कर सकते हो, और कोर्स अब बहुत सस्ते मिल रहे हैं। सो गेट एलोंग सबको करना चाहिए, एलोंग विथ योर कॉलेज अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। सो लाइक दैट कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर से करते हो तो ठीक है ना, बढ़िया है। सेकंड ईयर से नहीं तो फिर थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा। सो यू कैन प्रिपेयर लाइक दैट। Okay. So thanks Astha for covering all the points from gate to 36.4 LPA. And soon I will take party. And guys, if you have any question, now Astha is free. So I am giving in description her LinkedIn profile. You can ask any question, and when she will get time, she will सर रिप्लाई। ओके। सो रिप्लाई कर देना। ठीक है, सभी को जो भी गेट से रिलेटेड या जो भी एनआईटी में आना चाहते हैं, जो मतलब पढ़ने में एवरेज है, उनको लगता है रैंक नहीं आएगी, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अब क्या बोल सकता हूँ मैं, ज्यादा ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते ही रहिए। ओके। एंड ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे। नाउ अगेन हम, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे साथ जो बंदा थर्ड ईयर में गेट क्रैक किया था, उसका पॉडकास्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, और हम समझेंगे कि कैसे थर्ड ईयर में उसने फोड़ा था, क्योंकि हम भी पढ़ रहे थे लेकिन हम नहीं फोड़ पाए थे, उसने फोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात ना, उसने 8-9 सब्जेक्ट किए थे, उसने सीडी और सीएन छोड़ रखा था, राइट। और तो उसने तब भी क्रैक कर लिया था। और हम लोग भी पढ़ रहे थे लेकिन हम लोगों से नहीं हो पाया था उतना अच्छा, क्योंकि हम लोग, मैं तो यूट्यूब से ऐसे ही पढ़ रहा था, वो मतलब अलग ही बंदा है। ठीक है, उससे बात कराएंगे आप लोगों की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स आस्था फॉर कमिंग अगेन।